हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आपको पता है, हमारी 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र। उसी के अंतर्गत हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, राष्ट्रीय आय का आकलन। हम उसको देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, कैसे उसका आकलन करते हैं, कैसे उसकी काउंटिंग करते हैं, क्या चीजें होती हैं वो आपके राष्ट्रीय आय में, उत्पादन और कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट इसमें पड़ता है, और जो बहुत सारे ऐसे कारक हैं उन कारकों को भी हम लोग आपका अपनी जो हमारी आपका राष्ट्रीय आय है, हम उसकी गणना में जो और तत्व भागीदारी हैं उन सब तत्वों को भी हम उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, एक एक कारक को, उन सबको हम बहुत अच्छे से उनका विश्लेषण करेंगे। क्लियर है बच्चों? जैसा आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है, आपका किसी प्रकार कोई चीज है, कोई आपको चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, कोई भी अगर आपका डाउट है। चलिए, अगर आपका डाउट नहीं है तो हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं नया लेक्चर, चैप्टर नंबर 2। ध्यान दीजिए, हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारे सामने है राष्ट्रीय आय का लेखांकन या आंकलन। अब राष्ट्रीय आय का लेखांकन कैसे होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक, उसके बाद ही आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ पाओगे, उन सारी चीजों को अच्छे से आप जान पाओगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक, इसको देखिए। अब पहले हम पढ़ते हैं इन चीजों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय आय है क्या। देखिए, देश के लोगों की, देखिए आप ऐसे समझिए बिल्कुल आम भाषा में, जितने देश में लोग हैं उनका जितना पैसा अगर उनको जोड़ लिया जाए तो वो क्या है? वो राष्ट्रीय आय है। आम भाषा में देखते थोड़ा सा कि थोड़ा आपकी बुक में जो आपका परिचय दिया है राष्ट्रीय आय का, हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग नोट की तरफ आपका बढ़ चलेंगे। इस अध्याय में हम एक सरल अर्थव्यवस्था की मूलभूत कार्य पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? मूलभूत जो वो है आपकी कार्य पद्धति, हम उसका जो परिचय है वो प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के खंड 2.1 में हमने कुछ प्रारंभिक विचारों का उल्लेख किया है जिसके साथ हम कार्य करेंगे। अध्याय के 2.2 में वार्तुलूत पथ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से गुजरने वाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समस्त आय हम कैसे आकलन कर सकते हैं, इसका वर्णन किया जाएगा। इसी खंड में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों का भी उल्लेख करेंगे। नमत उत्पाद विधि, व्यय विधि एवं आय विधि। अंतिम खंड 3.2 में राष्ट्रीय आय की विविध उपकोटि का वर्णन है। इसमें विभिन्न कीमत सूचकांक जैसे सकल घरेलू उत्पाद, अवस्फूर्ति, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक की परिभाषा दी गई है और किसी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को लाने में जो समस्याएं आती हैं उन पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, उन पर हम लोग अपना विचार करेंगे। देखिए 2.2 के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले में इंट्रोडक्शन बताया कि हम कैसे पढ़ेंगे, किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, क्या सारी चीजें हैं, उनको इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को आपका बताया गया है, समझाया गया है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत कल्पनाएं हैं, क्लियर है, उनको हम देखते हैं। जैसे आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्री में अग्रणी है एडम स्मिथ। ध्यान रखिए, कौन है? एडम स्मिथ। किसको? आधुनिक अर्थशास्त्र को। बच्चों यहाँ कोई आपकी समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात नहीं हो रही, मॉडर्न आपकी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। ठीक, इन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कंजर्व ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन नाम दिया। किसी राष्ट्र की, देखिए इसका मतलब देखिए, किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सर्जन कैसे होता है। अब देखिए हमको ये देखना है कि कोई अगर राष्ट्र है, कोई देश है, उस देश में जो आर्थिक संपत्ति है उसका सर्जन वो बनती कैसे है, हम लोग टोटल इसके विषय में बात करेंगे। और यही कहता है एडम स्मिथ की जो बुक है कि कैसे बनती है।
देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनता है, देखिए समझिए बच्चों, अगर आप ये बेसिक थ्योरी पढ़ते चले जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। देश अमीर और गरीब कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ये अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन अथवा अधिक उपज जैसी भूमि प्राकृतिक संपदा उपहार के रूप में प्राप्त होती है वे प्राकृतिक रूप से सबसे धनी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास खनिज है, वन है, संपदा है, अधिक उपजाऊ भूमि है तो उसका मतलब आप सबसे धनी होंगे, नहीं। वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के गरीब देश हैं। अगर हम लोग संसाधन बात के संपन्न की बात करें तो अफ्रीका को देख लीजिए, सारे बात को संसाधन है। लैटिन अमेरिका के जो भी कंट्री हैं, जो भी कैरेबियन कंट्री हैं, क्लियर है, आप उनको देख लीजिए। सब में क्या है, सब में बहुत अच्छा चिली, पेरू, ये जो आपके देश हैं, क्लियर, बोलीविया, ठीक, ब्राजील, लाविया, ये सब क्या है, ये कैरेबियन कंट्री हैं। फिर भी ये क्या है बच्चों, ये आपके गरीब हैं। जब अनेक समृद्धि देश के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है, एक समय था जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे से को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कर एक समय था जिन लोगों के पास आर्थिक संपदा थी उनको हम मजबूत मानते थे, ठीक, लेकिन तब भी उत्पादन प्रक्रम द्वारा संसाधन का रूपांतरण होता था। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो संसाधन आपके पास है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता था, ठीक। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं, मुख्य बात यह है कि किसी इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पादन हो और उस प्रक्रम में कैसे आय और संपत्ति का सर्जन किया जाए। कैसे करा जाए, आय और संपत्ति का जो आपका सर्जन है वो किया जाए, ये हमको थोड़ा सा देखना है, ठीक। अब देखिए आप इसको समझ रहे हैं। आइए अब उत्पादन के प्रभाव पर विचार करें। उत्पादन के इस प्रक्रम की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पादन के प्रभाव का सर्जन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जा को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण के लिए तैयार करते हैं, ठीक। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ये सब जो मानव का निर्मित वातावरण है उसको आपको तैयार करते हैं। हमारी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के इस प्रभाव की उत्पत्ति लाखों छोटे उद्यमों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होता है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों नियोजित करने वाले बड़े निगमों से लेकर एकल उद्यमी व्यवसाय शामिल हैं। लेकिन उत्पादन के बाद इन वस्तुओं का क्या होता है, हर वस्तु के उत्पादन को अपने निर्गत के बेचने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए पिन अथवा बटन जैसे लघुत्तम मदों को लेकर वायुयान, ऑटोमोबाइल, बड़ी मशीनरी अथवा कोई विकल्प योग्य सेवा जैसे डॉक्टर, वकील, वित्तीय सलाहकार सेवा तक सभी वस्तुओं और सेवा का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है, ठीक। क्या करते हैं, जितने भी सेवा होती हैं ये सब आपकी उपभोक्ताओं को बेचने के लिए क्या होता है, आपका किया जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं कि जो उत्पादन प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, क्या उसके मायने हैं। इन सबको हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से इनको देख लें ताकि हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाए और हम इसको पढ़ पाए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले ही पैटर्न लिख लेते हैं। आपको फिक्शन बना के लिख लीजिए चाहे लाइन बना के लिख लीजिए। जैसे है उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक इनमें से प्रत्येक के परिश्रमिक या परिश्रम कहिए को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं।
ये हमको देखना है। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से मेनली कारक हैं। तो देखिए, अगर मैं कारकों की बात करूं तो मुख्य रूप से 4 कारक हैं। पहला कारक पर ध्यान दीजिए, पहला है श्रम, दूसरा है भूमि, क्या है, भूमि, और तीसरा है पूंजी, और चौथा है उद्यमी। ये 4 है। ठीक, अब हम चारों को एक एक करके लिख लेते हैं, इनको समझते हैं कि ये कारक होते क्या है। इनको हम एक एक करके लिखेंगे और इनको हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहले कारक को पढ़िए, श्रम, कि श्रम क्या है। इन श्रम कारक को देखिए, जैसे किसी भी प्रकार का शारीरिक किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य, कैसा बच्चों, मानसिक कार्य जो धन उपार्जन, उपार्जन का मतलब होता है कमाना, के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ठीक, किसके लिए किया जाता है बच्चों, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य जो धन कमाने या उपार्जन के लिए किया जाता है वह श्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, श्रम कहलाता है, ध्यान रहेगा। ठीक, श्रम क्या हो गया। दूसरा देखिए, भूमि, दूसरा पॉइंट का पढ़े थे हम लोग, आपका भूमि देख रहे थे। भूमि में देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को भूमि में शामिल किया जाता है, ध्यान रहेगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को भूमि में शामिल किया जाता है। तो श्रम और भूमि दोनों जो फैक्टर हैं वो आपके क्लियर हो गए, इतना आपको ध्यान रखना है। और तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट है फैक्टर, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आप ध्यान रखिए। तीसरा है आपका, चौथा होगा बच्चों, देखिए कौन सा लिख लिया हमने अब तक, हमें 2 ही लिखे हैं, तो अभी होगा आपका तीसरा। आप तीसरों को लिखिए। तीसरा है आपका पूंजी। क्या है आपका, पूंजी। पूंजी को एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से। पूंजी में क्या है, उत्पादन में प्रयोग में
प्रयोग होने वाले मनुष्य उत्पादित संसाधनों को पूंजी में शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। किसमें किया जाता है? पूंजी में शामिल किया जाता है। अगला देखिएगा थोड़ा सा आप लोग। अगला है 4, उद्यमी। थोड़ा आप उद्यमी पे ध्यान दीजिए। उद्यमी ऐसे लोग हैं, जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? उनके जो नियंत्रण का कार्य है वो करते हैं। और उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिम का वहन करते हैं। वहन करते हैं। तो मेनली है, आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन के 4 कौन से कारक है? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। पता होना चाहिए। भूमि, श्रम, क्या श्रम की परिभाषा है? भूमि किसे कहेंगे? पूंजी किसे कहेंगे? और उद्यम किसे कहेंगे? उद्यम ऐसे लोग जो बड़े निर्णय के नियंत्रण का कार्य करते हैं और उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिमों को वहन करते हैं। ये इनको देखना है और ये इनको जानना है कि किस तरह से वो काम होता है। ये हमको ध्यान रखना है। अगला इसी में जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और जानना है। वो क्या है? देखिए, वो है नया क्वेश्चन है, बल्कि ध्यान देखिए। किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है? ये ध्यान रखना है कि कोई अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है। ये हमको देखना है कि ऐसा जो है, ऐसा क्यों होता है। इसको हम थोड़ा सा हम लोग इसके माध्यम से वो आपका देखेंगे। क्लियर है बच्चों? ध्यान रहेगा। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आप आंसर समझ के लिख लीजिए, जो आप समझना है इसको समझिए। देखिए, ये कह रहे हैं एक अर्थव्यवस्था
क्या कह रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय यानी कि खर्च समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, क्या होता है, उसके बराबर होता है, क्योंकि अंतिम व्यय और कारक अदायगी दोनों एक ही होते हैं, एक ही, ये कह लीजिए एक ही होते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। क्या कह रहे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है, क्योंकि अंतिम व्यय और कारक अदायगी दोनों ही क्या होते हैं, एक सिक्के के पहलू होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्या होते हैं, एक सिक्के के पहलू होते हैं। अब देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप दो बाजार होते हैं, क्लियर हो गया, कौन से होते हैं, दो बाजार। पहले की बात करें, पहला है उत्पादन बाजार, ठीक, और बी की बात करें तो कौन सा दूसरा, कारक बाजार। ये दो सबसे प्रमुख फैक्टर होते हैं और दो ही आपके क्या हैं, सबसे प्रमुख कारक होते हैं। क्लियर है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के बाजार के जो दो प्रमुख कारक हैं, वो दो प्रमुख कारक यही है, उत्पादन बाजार और कारक बाजार। अब हम जो भी अपने लेक्चर बात करने वाले हैं, वो उत्पादन बाजार और कारक बाजार के विषयों पर ही हम लोग अच्छे से अपनी चर्चा करेंगे और पूरे लेक्चर को हम लोग आपका देखेंगे कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का हम लोग जो लेखांकन करते हैं, उस लेखांकन में क्या क्या चीजें आपका जरूरी होती हैं, इन सबको हम लोग आपका एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे और इनको देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन के विषय में जो भी चीजें थी कि उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, उन कारकों को हम लोग आपका देख रहे थे। अर्थव्यवस्था का जो आपका बाजार है, उसमें दो कारक जो हैं, उत्पादन कारक और जो कारक है कारक बाजार और उत्पादन बाजार, उन दोनों बाजार की हम लोग कल आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे और हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे बाजार कारक है, कौन कौन सी चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। इन सब पर हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपकी चर्चा करेंगे और सबको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है आपको प्रारंभिक जो इसका पार्ट था, इनिशियल जो इसके आपके स्टेज थी चैप्टर की, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी और समझी होगी, हर फैक्टर को आपने देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कल इससे आगे की, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को रिवीजन कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।